हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं 8th क्लास का आपका जो थर्ड चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिसमें हमने बात की है रेतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था के विषय में, या फिर हमने देखा है किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर को नील का उत्पादन करने के लिए विवश किया गया उसके विषय में। हम देखते हैं कि अब जो नील उत्पादक रहे उन्होंने विद्रोह किया है और विद्रोह की व्यवस्थाएं क्या रही है, क्योंकि मार्च 1859 में बंगाल में हज़ारों रेतों ने मतलब नील की खेती करने वाले किसानों ने इनकार कर दिया नील का उत्पादन करने से। बंगाल प्रांत की बात करते हैं, जैसे जैसे विद्रोह फैला रेतों ने बगान मालिकों को लगभग लगान चुकाने से इनकार कर दिया। विद्रोह के दौरान जो बगान मालिक उन्होंने लगान नहीं दिया, वे तलवार भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमास्ते हैं, मतलब एजेंट हैं, ये जो क्या है नियुक्त किया गया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उन्हें गुमास्ते कहा गया, एजेंट है। रेतों ने कसम खा ली कि ना तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लिए जो लठियात हैं, लठी गुंडे हैं, उनसे डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बगावत की ताकत कहीं से मिली, कहाँ से मिले इसके लिए कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक है। वो हमने देखा ही है, क्योंकि सारी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है खेत की। लेकिन जो लोग दबे होते थे वह हमेशा बगावत नहीं करते थे, ऐसा कभी कभी ही होता था। 1859 में नील रेतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गाँव में जिन मुखियाओं को नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवा गए थे, वे उनसे मिलते हैं और उनका समर्थन मांगते हैं, जिससे नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। उसके बाद कई स्थानों पर रेतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लग जाते हैं। अब उनका साथ देने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी इस वजह से, और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उसे ज़मीन ले लेते हैं, जिस वजह से वो यहाँ किसानों का साथ देते हैं। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार बीच संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी, जिसकी वजह से नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों में इलाकों का दौरा किया और लोगों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है, जिसकी वजह से बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसे कहा गया कि रेतों की नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मजबूर नहीं होंगे वो अब। और इस नोटिस के आधार पर लोगों के लिए खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि अब ब्रिटिश साम्राज्य डायरेक्ट क्या है इंग्लैंड के हाथों में चला गया है यहाँ पे। और ईडन किसानों ने शांत के विस्फोटक स्थितियों के नियंत्रण के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। विद्रोह फैला। कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों में चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बगान मालिकों को जोर जबरदस्ती, अत्याचारी और नील व्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखे हैं। यहाँ कलकत्ता से समर्थन मिल जाता है। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ जाती है। यहाँ पे नील उत्पादन व्यवस्था की जाँच करने के लिए एक नील आयोग कमीशन बनाया गया और इस कमीशन ने बगान मालिकों को दोषी पाया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फ़ायदेमंद का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, आगे वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, लेकिन अब तक तो करना पड़ेगा उन्हें। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया और इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे और 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने से सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और वे बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया है। तो 1917 में महात्मा गांधी का दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत है। यहाँ 1917 कहता है, लेकिन 1916 में ही जो क्या है 1917 में तो गुजरात में खेड़ा का आंदोलन उनका रहा है। 1916 में ही जो क्या चंपारण का वो दौरा कर चुके हैं, लेकिन आंदोलन ने 17 तक कंटिन्यू रहा है। वो बात यहाँ ज़रूर रहती है। भीख मांग लूँगा, नील नहीं उगाऊँगा,
यहाँ चांदपुर थाना हरदी में एक नील किस्तकर हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों से बात की। तो हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों को जवाब इस तरह दिया कि WH शेटनकार नील आयोग के अध्यक्ष हैं, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना? हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। फिर सवाल है, क्या तुम ₹1 प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। तो इस तरह की यहाँ नील से जो किसानों की दुर्दशा है उसके विषय में बताया गया है। वेस्ट इंडीज़ में भी नील का उत्पादन है, उसके विषय में बात की गई है। 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी मशीनरी, यहाँ इंग्लैंड है, वहाँ फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के हैं। जॉन बैप्टिस्ट लबावत ने कैरेबियाई द्वीपों का दौरा किया और इन इलाकों के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबावत की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ की फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं और मजदूर एक मशीन चरखी को घोल को घुमा रहा है। वो चीज़ें हैं। उसके बाद दाएं में दूसरा दो मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। ये यहाँ पे सुखा रहे हैं। और अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के ये मिला रहे हैं, यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तस्वीरें बीचों बीच बगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहे हैं। तो ये बगान मालिक हैं जो सब पे नज़र रख रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।